अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, एक नई एपिसोड के साथ लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा एक हम जबरदस्त गेस्ट आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी एक ऐसा शानदार सा गेस्ट आप आपके लिए लेकर आए हैं। ये एक ऐसे प्लेयर थे जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, एग्रेसिव लेफ्ट हैंड बैट्समैन, वेरी यूटिलिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर। बहुत अरसा इन्होंने इस्लामाबाद में क्रिकेट खेली, पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया, फिर इन्होंने डिपार्टमेंट ZTBL को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान ए के लिए खेले। और ये वो प्लेयर थे जो पाकिस्तान से बिल्कुल आप ये कहें कि खेलते खेलते रह गए। इनके हवाले से हमेशा हमारे सीनियर खिलाड़ी हमें ये बताते थे कि ये जो उस वक्त के कोच थे बॉब वुलमर, उनकी बहुत लाइकिंग में थे। सो वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके और फिर ये इंग्लैंड मूव कर गए। तो बाकी जो डिटेल है इनसे हम शो के अंदर पूछेंगे। इंट्रो तो बस यहीं से मुख्तसर करते हैं और अपने गेस्ट को बाकायदा तौर पर वेलकम कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अशर जैदी। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम अहमद, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हो? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आई होप आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो बताएं कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन? कितना टफ हो गया है क्रिकेटर्स के लिए इतना अरसा जो अभी पहले क्वारंटीन गुजरा है अपने घर में बैठना? क्योंकि आप क्रिकेट खेलें या क्रिकेट से अगले मराइल में चले जाएं, आपकी प्रैक्टिस वो चीजें तो साथ रहती हैं जिंदगी के। हाँ, प्रॉब्लम हुई है जिस तरह पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम हुआ है, ज़ाहिर है हुआ है, लेकिन काफ़ी फॉर्चुनेट मैं इस चीज़ को बोलूँगा क्योंकि पिछले जो 5-6-7 साल जो काउंटी क्रिकेट और ट्रैवलिंग और बाहर लीग वगैरह के लिए जो जाता था, ज़ाहिर है फैमिली से जितना मिस होता था, तो अभी खुल के टाइम दिया गया बच्चों को, फैमिली को, तो आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन अ वे। तो हम इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बच्चों को काफ़ी टाइम दिया है, फिर जो भी ताकि मिसेस भी खुश रहें कि आप घर पे बैठे हैं। हाँ, बहुत जरूरी है जी, मिसेस को खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने बताया कि जितने भी क्रिकेटर से बात हुई है सभी ने ये कहा कि घर वालों से बहुत दूर रहते थे। ऑल थ्रू आउट द ईयर कोई ना कोई मसरूफियत रहती है क्रिकेट के हवाले से। तो आप अपने फैमिली को भी टाइम देते हैं, फिर यकीनन बच्चों को नॉर्मली लोग टाइम नहीं दे पाते थे, जो शायद आपने भी अपने बच्चों के साथ बड़ा एंजॉय किया होगा ये कम से कम क्वारंटीन के डेज। बिल्कुल। मेरे ऑब्वियसली 2 बच्चे हैं, एक बेटा बेटी 6 and 7 years old। तो ऑब्वियसली वो ऐसे टाइम में था कि पिछले जो 3-4-5 साल थे जिसमें ट्रैवलिंग, फिर अभी जैसे मेरा कोचिंग में अभी पिछले 2 साल से काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो हांगकॉन्ग के साथ तो ज़ाहिर ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ रही थी, तो बच्चे काफ़ी मिस आउट हो रहे थे इस चीज़ में। एंड ठीक है, आपका प्रोफेशनल एक चीज़ होती है, लेकिन देयर इज़ अ फैमिली टाइम जो आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट वाज क्वाइट गुड इन अ वे कि मेरी बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ दोबारा से उस तरह बनी है, जो अटैचमेंट मिस आउट हो रही थी, कभी 1 महीना यहाँ पर 1 महीना यहाँ पर। सो काफ़ी उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट आई है रिलेशन में। राइट, ये बताएं क्वारंटीन में हर किसी ने कोई ना कोई हॉबी, कोई मैंने देखा सिंगिंग कर रहा है, कोई घर के कामों में हेल्प आउट कर रहा है अपनी फैमिली को, किसी ने कोई हॉबी ज्यादा कर लिया, कोई मूवीज, ड्रामा, सीजन्स वगैरह देख रहा है। आपने इस क्वारंटीन में क्या ऐसी एक टिपिकल हॉबी अपने फैमिली को टाइम देने के अलावा पकड़ी है सारे वक्त? यार आई वाज क्वाइट लकी के हेल्प आउट, जैसे मैंने बताया, घर में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इन्वॉल्वमेंट काफ़ी रही है। दूसरा, मुझे गार्डनिंग का बड़ा शौक है। तो पाकिस्तान में तो आपको तो ज़्यादा ही पता है कि हम लोग फ्लैट्स में रहते थे, तो वहाँ पे तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई मिलती नहीं थी। तो यहाँ पे माशाल्लाह अपना घर है, तो गार्डन फ्रंट एंड बैक दोनों का था, तो वो एक तरीके से मेरी हॉबी भी बन गई, पैशन भी बन गया। तो 2-1 महीने पिछले जो थे वो पूरा टाइम दिया गार्डन को, अपना जितना भी मेरा शौक था उसको मैंने पूरा किया वहाँ पे। तो एक तरीके से वो टाइम पास भी हो गया। राइट, बिल्कुल सही है। सो कोविड में अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के ऊपर आते हैं। रिसेंटली आपको पता है जैसे कि यूके में थोड़ी उनको परमिशन भी मिल गई अब खेलने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर के साथ, और अभी वेस्ट इंडीज को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है और फिर पाकिस्तान की टीम को जो है वो खेलना है इससे इंग्लैंड की टीम से। तो आप कैसे देख रहे हैं कितना टफ होगा क्वारंटीन और ये एहतियाती तदाबीर के साथ क्रिकेट खेलना, स्पेशली शायकीन क्रिकेट के बगैर? यार आई विल बी ऑनेस्ट विद यू के ये कंडीशन ठीक नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। आपको आपका माइंड जो है ना, वो आपका दिल करता है कि आपने खेलना है, लेकिन आपका माइंड आपको, क्योंकि एक चीज होती है जब आपका टेम्पो टूट जाए, ब्रेक हो जाए और एनवायरनमेंट सेम ना हो, हर चीज डिफरेंट हो जाए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्राउड ऐसे आपने बोला यार इंग्लैंड में आप स्टेडियम में जाओ तो ऐसे ही लगता है जैसा पाकिस्तान में खेल रहे हो, इतना क्राउड पाकिस्तान का आ जाता है।
तो जाहिर है अगर आप खाली ग्राउंड में खेलोगे there's hardly any motivation। आप दुबई में देख लो, अबू धाबी में देख लो यार, क्रिकेट का कोई मजा नहीं आता, कोई देखने वाला ना हो तो प्लेयर को भी उस तरीके से ना मोटिवेशन नहीं होती है। सो आई थिंक इट विल बी हार्ड, मेंटली हार्ड होगी लड़कों के लिए मोर देन एनीथिंग एल्स। टेक्निकली तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेंटली इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि अगर आप इंजॉय ना कर सके उस इन्वायरमेंट को, उस प्रेशर को, खाली ग्राउंड हो, खाली स्टेडियम हो, तो इट्स वेरी टफ अपने आप को ना उठाना उस चीज के लिए। राइट। सो इसके बाद कुछ पाकिस्तान इंग्लैंड के ओवरऑल देखते हैं। पाकिस्तान ने अपना काफी बड़ा स्क्वाड अनाउंस किया है, हैविंग सेड दैट के हमें पता है कि सब प्लेयरों को एक साथ ले जाने की कोशिश की थी कि ताकि उनको अलग अलग से क्वारंटीन ना कराना पड़े। वो अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि कुछ प्लेयर पॉजिटिव हो गए, तब वो बाद में आएंगे। पाकिस्तानी टीम को ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं इंग्लैंड की टीम के खिलाफ के टेस्ट सीरीज में? कितनी आपको पाकिस्तान की टीम जो है वो मजबूत लगती है, या पहले जो 2 लास्ट सीरीज हम टेस्ट सीरीज ड्रॉ कर चुके हैं इंग्लैंड में, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं आपकी? आई थिंक इंग्लैंड का एक चीज जो पाकिस्तान को फेवर जाता है कि जो रूट नहीं होगा अवेलेबल, क्योंकि ही इज आइसोलेटिंग एज वेल। सो जो रूट एज यू नो ही इज द बैकबोन ऑफ द बैटिंग। सो क्या कहते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के लिए एक्सपोज करना उनकी बैटिंग लाइनअप के लिए। बट अगेन एज आई सेड कि यार पाकिस्तान की टीम इज क्वाइट अ यंग टीम आई वुड से, स्पेशली टेस्ट वाली जो है। और मुझे जो पर्सनली है मोहम्मद आमिर का फैक्टर इसमें बहुत लगेगा, क्योंकि आमिर जैसा बॉलर इंग्लैंड की कंडीशंस के हिसाब से, चाहे नया बॉल हो पुराना बॉल हो, यार ही इज अनबिलीवेबल स्किल वाइज। तो आई थिंक मैच विनर जो है वो फर्क तो पड़ेगा उसका, लेकिन ज़ाहिर शाहीन है, शाहीन अफरीदी लेफ्ट आर्मर का होना इंग्लैंड में इज वेरी वेरी इट्स अ बोनस, क्योंकि जिस तरह बॉल स्विंग होता है, सीम करता है। अभी आपको मैं करंट सिचुएशन बताता हूँ कि 4 दिन पहले यहाँ पे 30-32 डिग्री चल रहा था इंग्लैंड में, और ऐसा था कि मतलब बला की गर्मी पड़ रही थी। हमारे लिए तो ये बहुत है, ठीक है ना यहाँ पे। और अभी 3 दिन से यहाँ पे नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, टेम्परेचर 10 डिग्री पे हो गया है, जैसे अक्टूबर नवंबर होता है, ठीक है ना। इसकी भी अगर आपको मैं बाहर दिखा सकूँ, इट्स क्लाउडी और ठंड है बाहर, कि आप विदाउट जैकेट आप बाहर नहीं जा सकते। तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल वेदर इंग्लैंड का। यहाँ पे स्विंग कराने वाला बॉलर जो है ना, वो हमेशा काम करता है। राइट। आप एक बात को आगे लेके चलूंगा। अभी पाकिस्तान के जो 3 फ्रंट आर्म जो आप कहते हैं कि जो मेन पेसर्स हैं, उनका तो नाम आ रहा है जहन में, क्योंकि नजर भी आता है शाहीन अफरीदी हैं, अब्बास हैं, और फिर नसीम शाह को जिस तरह वो कैरी करें 2 सीरीज। लेकिन बैकअप में बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन ये हुआ कि इमरान खान को लेकर गए और सोहेल खान को लेकर गए हैं, जो थोड़ा सा अपने करियर के आप कह सकते हैं कि शायद आखिरी पार्ट में चल रहे हैं, कि दोनों के हवाले से कहते हैं कि दोनों थोड़ा सा अच्छी लाइनो लेंथ के साथ बॉल करते हैं। आपको लगता है कि इंग्लैंड में जब थोड़ी हेल्प होगी तो ये बॉलर भी अगर मौका मिले तो टफ हो सकते हैं अगर स्विंग कराएं? अच्छा, सुहेल का एडवांटेज ये है कि बाकी में उसका स्विंग है, उसके पास एडवांटेज है उसका, सुहेल खान का, ठीक है। इमरान खान मोर सीम काइंड ऑफ बॉलर है। सो अगेन एज आई सेड के कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अगर वेदर इसी तरह का रहा तो सुहेल खान विल बी वेरी इफेक्टिव। ओल्ड बॉल के साथ सुहेल खान बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि उसको रिवर्स स्विंग करना आता है। तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने पुराने बॉल से ऐसे आउट करते हैं, उन्हें पता है। लेकिन सलाइवा का तो यूज ही नहीं कर सकते, रिवर्स कैसे करेंगे? नहीं, वो उस टाइम तक देखो ना, जब तक पाकिस्तान की सीरीज आएगी जुलाई का, देखो ना कौन सा टाइम चल रहा होता है, सिचुएशन क्या होती है, ईज आउट हो जाती है हर चीज। तो ऐसे तो मतलब इतना भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही नहीं उसको कुछ कर सकते, लेकिन आई थिंक फैक्टर होगा। अगर रिवर्स स्विंग करवाना चाहेंगे तो सुहेल खान इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज नसीम शाह ठीक है, ही इज वेरी गुड, बट ही इज स्टिल अर्ली डेज। इंग्लैंड उसने कभी आया नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं उस हिसाब से। So I think it will be a very interesting choice. ओके, सही है। अब हम कुछ पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के बाद हमारे होता है जो भी हमारा गेस्ट होता है उसके क्रिकेट डेज के ऊपर जाते हैं। सो अब आपके क्रिकेट की इब्तिदा के ऊपर जाएंगे कि कैसे क्रिकेट का आगाज किया, कौन आपकी इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से आपने क्रिकेट के मैदान में कदम रखा। तो आप अपने क्रिकेट के इब्तिदाई दिनों के हवाले से कुछ बताएं। तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम तो सारा इनसाइड आउट जानते हो। बेसिकली यार मैंने क्रिकेट बड़ी लेट स्टार्ट की है। व्हेन आई वाज 18 मैंने हार्ड बॉल खेलना, टेनिस बॉल खेलते थे, हार्ड बॉल आई थिंक आई वाज 18, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे वो हॉकी के प्लेयर थे, तो मैं शुरू से हॉकी खेलता रहा हूँ, स्कूल में भी कॉलेज में भी सारा ना। तो क्रिकेट मैंने आई थिंक आई वाज 18 जब मैंने स्टार्ट किया हार्ड बॉल में। और आई वाज क्वाइट फॉर्चुनेट कि मैं पहले साल ही इस्लामाबाद के लिए पिक हो गया था अंडर 19 के लिए। और
काफ़ी अच्छा स्कोर किया, टॉप किया था आई थिंक मैंने पाकिस्तान में, और उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए नाम आ गया उसी साल में ही, और पाकिस्तान अंडर 19 के लिए नाम। तो वो ऐसा सिलसिला चला, जब वो कहते हैं ना जब फॉर्म लगी होती है तो हर चीज़ में आपकी फॉर्म चल रही होती है। तो फर्स्ट क्लास में रन, पाकिस्तान अंडर 19 में, तो बस वो फिर क्या कहते हैं उसको सीरियस ले लिया, वरना स्टार्ट में तो बस यही था कि बस खेलना है सीरियस नहीं थे। लेकिन जी प्लीज कैरी ऑन। देयर वाज अ लॉन्ग जर्नी, क्या कहते हैं दोपहर को 1-1 बजे उठ के जाना, बैग कैरी करके 25-25 मिनट आधे घंटे की वॉक करके ग्राउंड में जाना, क्योंकि हमारा ग्राउंड भी थोड़ा दूर होता था। तो प्रैक्टिस करके विकेट रोल करके फिर शाम में वापस आना बैग उठा के, और फिर घर आके अम्मी की बातें सुनना कि आगे हो शाबाश बहुत अच्छे है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेली, फिर टॉप लेवल की क्रिकेट खेली, फिर आप इंग्लैंड चले गए। अच्छा, फर्क कैसे देखते हैं? आपको क्या फैसिलिटेशन के अलावा क्या क्या फर्क देखते हैं दोनों कंट्रीज के नीचे की जो क्रिकेट क्लब लेवल से लेके फर्स्ट क्लास लेवल की क्रिकेट में, और क्या ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को क्लब या डोमेस्टिक लेवल में बेहतर करने की आपके ख्याल में जरूरत? देखो, पैशन वाइज पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट से ज्यादा पैशन कहीं पे भी मैंने नहीं देखा। इंग्लैंड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है अटेंशन वो डाइवर्ट हो जाती है। फुटबॉल है, ठीक है ना, आप विंटर में क्रिकेट नहीं खेलते, आपकी अटेंशन फुटबॉल में हो जाती है। पाकिस्तान में 24/7 365 डेज आपने क्रिकेट ही खेलनी है और देखनी, तो आपका पैशन है वहाँ पे। पैशन जो है उसमें एक चीज है जो हमारा और यहाँ पे लोगों का फर्क आ जाता है कि हम फुली कमिटेड हैं क्रिकेट खेलने में, ठीक है ना। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम आ जाती है वो थोड़ी सी आ जाती है प्रोफेशनलिज्म में आ जाती है। फैसिलिटीज में फर्क आ जाता है कि फैसिलिटीज आपका, यू कांट कंपेयर इंग्लैंड की फैसिलिटीज पाकिस्तान की फैसिलिटीज के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक बच्चा अगर 9 साल का भी होगा तो उसके पास पूरी किट होगी, उसके पेरेंट्स उसको किट लेके दे देंगे, दे कैन अफोर्ड एवरीथिंग। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो एक किट बैग होता है, वो 20 लड़के जो है वो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता ही है हालात का। तो ये चीज का फर्क है। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे शुरू से मैं कोचिंग करता हूँ एज ग्रुप की यहाँ पे, तो जो लंकाशायर अंडर 10 अंडर 9 के प्लेयर हैं जो लंकाशायर ने लिए हुए हैं, वो उन 9 साल के बच्चों को भी एक प्लान देते हैं, उनके पेरेंट्स को प्लान देते हैं, इन्होंने क्या खाना है, इन्होंने क्या करना है, इनकी आपने कैसे वो करनी है, इनको आपने प्रैक्टिस पे लाना है। वो वहां से उनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है, जो कि और आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब काउंटी लेवल तक वो आते हैं तो क्या उनका माइंडसेट और क्या ट्रेनिंग उनकी हुई होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे हमें गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। अभी मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम इवन फर्स्ट क्लास क्रिकेट हम खेलते थे, मैंने अपने कैरियर में जितने 10 साल पाकिस्तान में अगर फर्स्ट क्लास खेली है, मेरा किसी एक कोच ने मुझे एक बॉल थ्रो नहीं किया, ठीक है। वुड यू इमेजिन अगर हमने थ्रो डाउन भी करने होते तो वी हैव टू सेल्फ मैनेज आवर सेल्फ, किसी लड़के को किसी दोस्त को लेके गए, पार्टनर बनाया, ले गए, ठीक है ना। यहाँ पे वैसा कोई नहीं। अगर आपका कोई कोच है और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है वो लगा रहेगा, क्योंकि वो उसकी जॉब है, वो लॉयल अपने काम के साथ, ठीक है ना। वो आपको 2 घंटे अगर करानी है तो 2 घंटे कराएगा। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि एक चीज मैंने आपसे ये पूछनी है कि आप वो प्लेयर हैं जो 90s के बिल्कुल एंड पर क्लब क्रिकेट खेली, और उस वक्त जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लामाबाद रीजन से आप खेल रहे थे तो उसकी अगर हम बात कर लें तो हम सुनने में यही आता था कि उस वक्त क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर खेलते होते थे। उसके बाद जब हमने भी क्लब क्रिकेट खेलना शुरू की तो हम अपने बड़ों से यही सुनते थे कि पहले जो प्लेयर होते थे वो अब नहीं होते थे। क्या वजह लगी आपको? क्वालिटी ऑफ द प्लेयर इवन एट द बेसिक लेवल, क्लब लेवल पे डिप क्यों आ गया नीचे? यार मुझे खैर छोड़े हुए तो बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान में क्रिकेट, ठीक है ना, तो आई कांट से क्या भी है। उस टाइम मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात ये बताता हूँ कि हमारा जो उस टाइम कंपटीशन था ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, दैट वाज रियली टफ, क्योंकि सीधी सी बात है सबका ब्रेड एंड बटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट था। क्रिकेट खेलते थे, फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते थे तो इंग्लैंड आके लीग खेल सकते थे, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास के में कोई पैसा नहीं था, कोई मैच फीस नहीं थी, हमें कोई पैसा नहीं मिलता था फर्स्ट क्लास खेलने का, ठीक है। और अगर हम किसी और शहर में जाके मैच खेल रहे हैं तो हमें शायद 100 रुपीज डेली मिलती थी, जिसमें आपने नाश्ता भी करना है और खाना भी खाना है रात का। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। सो द ओनली मोटिवेशन वाज कि आप मैच खेलो और इंग्लैंड जाओ, सीजन लगाओ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, ठीक है। तो कोई भी बंदा ये चीज छोड़ने को तैयार नहीं होता था कि मैं अपनी टीम से जगह छोड़ूं, ठीक है। सो द प्लेसेस वर ओनली लिमिटेड। अब जैसे मैंने जब टीम में जगह बनानी थी तो आई वाज
टोल्ड स्ट्रेट अवे कि अगर आपने ओपनिंग करनी है तो आप फर्स्ट क्लास की टीम में आ सकते हो, अदरवाइज भूल जाओ कि 3 से लेके 6 नंबर तक जो है ना कोई स्पेस, जैसे पाकिस्तानी टीम में मिसाल जी जी बिल्कुल सही कि अगर मैंने मिडिल ऑर्डर, अगर मेरी जगह नहीं बन रही है और मैं मिडिल ऑर्डर में खेलना चाह रहा हूँ, आई वाज टोल्ड स्ट्रेट अवे कि कोई जगह नहीं है, क्योंकि इंजी भाई, यूसुफ भाई, यूनुस भाई, एवरीबॉडी, इवन मिसबा की जगह नहीं बनती थी उस टाइम। तो ये इसलिए जो है ना आपको हार्ड वर्क करना पड़ता था कि भाई अगर यही स्पेस अवेलेबल है तो मुझे उसी के लिए हार्ड वर्क करना है और मुझे आना है। उसके बाद क्या हुआ, कंसिस्टेंसी ज़ाहिर, वो सीनियर प्लेयर थे, खेलते आ रहे थे, लॉबी का भी आप कह सकते हो चक्कर था, हर चीज जैसे चलती है पॉलिटिक्स हमारे यहाँ, तो आपको पता होता है कि आपने आपको आप ही की बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। आप काफी क्लोज आ गए थे पाकिस्तान से खेलने के। एक आपके बारे से मैंने बहुत बात सुनी, जो कुछ सीनियर प्लेयर बताते थे कि अशर जैदी जो थे वो बॉब वुलमर उस वक्त के कोच उनको पसंद करते थे, आपको कहीं खेलते हुए देखा था, लाइकिंग में थे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको चांस मिला था। क्या समझते हैं कि आपको उसके बाद चांस मिलना चाहिए था, आप उस चांस में शायद कैपिटलाइज करते तो माइट भी आप पाकिस्तान खेल जाते, अपने उस एक अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं आप? हाँ, बॉब के साथ हमारा ये हुआ था कि हमारा पाकिस्तान ए का टूर गया था साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का, तो आई थिंक आई वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट देयर, मैं था, और मेरा बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया था वो बॉलिंग बैटिंग के हिसाब से। तो बॉब वुलमर जो था वो एज ए कोच हमारा गया था, वो नेशनल टीम का कोच था, उसकी कोई असाइनमेंट नहीं थी तो वो ए टीम के साथ चला गया था, तो काफी अच्छा हो गया था मेरे लिए। और आई थिंक नजफ शाह वाज अनदर वन जिसको उसने काफी प्रेज किया था उस टाइम में हम दोनों का। जब वापस आए हैं तो अगेन एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया एक अगेंस्ट, आई थिंक आई प्लेड 2 वनडेज, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, but that was it. The doors were completely shut after that. That's all I would say. So again, no regrets यार, क्या कह सकते हैं कि चांस मिला और हमने अवेल नहीं किया, मैं अपनी गलती उसको चीज़ को बोलूँगा। बट ये होता है कि हो सकता है कि यार जिस तरह बाकी लोगों को एक्सेसिव चांस मिलते रहे हैं, वो मिलते रहते तो अच्छा होता है। स्पेशली जो लास्ट सीजन मैंने खेला था फर्स्ट क्लास का पाकिस्तान में, आई थिंक 2009-10 का, तो 6 मैचेस में आई स्कोर्ड डबल 100 and 300s इन 6 गेम्स, और उसके बाद ए टीम अनाउंस हुई थी जिसमें मेरा नाम नहीं आया था, तो that was it. I think मैं उस टाइम मेरा डिसीजन हो गया था कि बस that's it. अब मैंने मूव करना है, राइट। अच्छा, एक तो चले ये आपकी फर्स्ट क्लास के परफॉर्मेंस पर बात हो गई, दूसरा कैसे कितना आपने एंजॉय किया पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। मुझे याद है कि इवन के नेशनल T20 में ऐसा मौका भी है कि एक टूर्नामेंट में आपकी कैप्टनसी के अंदर शोएब अख्तर भी खेले, सो वो कैसे इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ, इतने बड़े प्लेयर्स के, क्योंकि इस्लामाबाद रावलपिंडी प्लेयर्स का आपस में एक रिलेशन होता है क्योंकि ट्विन सिटीज हैं, तो कैसे हैप्पी डेज रहे कोई आपके, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उन दिनों को जो आपने अच्छे दिन बिताए पाकिस्तान में? या स्पेशली जो लास्ट 2 महीने हैं इसमें तो एक एक दिन याद आता था पाकिस्तान का, क्या क्या करते रहे, तो आई रियली एंजॉयड यार, मिस करता हूँ इस चीज को, सारे फ्रेंड्स को, सारे प्लेयर्स को जिनके साथ खेलते रहे, तो वो आपकी यादें होती हैं, क्योंकि जिस टाइम जो आपने स्ट्रगल किया या जो टाइम आपका अच्छा गुजरा है वो आपको याद रहता है। दिल तो करता है, और मार्च में प्लान था मेरा पाकिस्तान आने का फॉर 3-4 हफ्ते के लिए, और थोड़ा प्री सीजन की ट्रेनिंग भी करने का, वहाँ पे कोचिंग भी करने का था, प्लान था मेरा सारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हो गई है। तो इंशाल्लाह जब दोबारा चांस मिलेगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे सुन आई कैन। लेकिन होता है वो एक्सपीरियंस जो था शोएब भाई के साथ, दैट वाज अमेजिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम कुछ आपके कोचिंग बेस्ड कैरियर पे आते हैं। आपने पूछना चाहेंगे कि आपने कोचिंग का इंतखाब क्यों किया? बहुत से लोग ब्रॉडकास्टिंग में आ जाते हैं और किसी फील्ड में आ जाते हैं, आपने कोचिंग क्यों पिक की? आपको क्या पर्सनली शौक था कि आपने कोचिंग की तरफ आना? कोचिंग से पहले मैं अंपायरिंग कर रहा था, लेवल 1 लेवल 2 मैंने अंपायरिंग कर, हाँ ECB से ही कर रहा था कोर्स, क्योंकि मेरा था कि मैं अंपायरिंग, जब मैं काउंटी छोड़ूंगा तो अंपायरिंग की तरफ जाऊंगा। लेकिन बीच में दोबारा से मुझे एक चांस मिला था खेलने का एसेक्स से, तो 2-3 साल जो मैंने वहाँ पे रहे ना, उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अंपायरिंग के बजाय मैं कोचिंग साइड पे जाना चाहूँगा, वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। अच्छा, कोचिंग से एक बात मेरे जहन में आती है, आप ही की बात को आगे लेके चलूंगा, कि पाकिस्तान में मेरे बहुत से क्रिकेटर से बात होती है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग स्टिल पाकिस्तान में पुराने स्कूल ऑफ थॉट को रखते हैं, यानी कि वो कहते हैं कोचिंग कुछ भी नहीं होती। अगर वो उन्होंने लंबी क्रिकेट खेली है, उनको लगता है कि उनको क्रिकेट का पता है, 20 साल मैंने क्रिकेट खेली है, तो मुझे अब बताएगा कोचिंग मैनेजर क्रिकेट कैसे होती है। सो दूसरी तरफ लोगों का ये ख्याल है कि वो आपको बहुत सारे मैनेजमेंट की नए जो असरे हाजिर की जो चीजें होती है वो आपको कोचिंग मैनुअल में सिखाते हैं। तो
आप ये बताएं कि कोचिंग मैनुअल कितना इंपॉर्टेंट है एक कोच के लिए, भले कि वो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो। देखो रीजन क्या वजह है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को भी कहा जाता है कि आप कोचिंग कोर्स करो, ठीक है ना। अदरवाइज तो यूनुस भाई से, मोहम्मद यूसुफ से बड़ा या एनजी भाई से बड़ा पाकिस्तान की, मतलब ये इन प्लेयर तो नहीं है ना इनसे बड़े कोई, लेकिन इनको भी जाके कोचिंग कोर्स करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली बिकॉज क्या होता है कि कोचिंग इज ऑल अबाउट 80% जो है ना वो प्लेयर मैनेजमेंट होती है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे रह के, मैंने इंग्लैंड में रह के सीखा है कि आपको प्लेयर की साइकी का पता होना चाहिए कि प्लेयर की तबीयत क्या है, इस टाइम मूड है, इस टाइम नहीं है, कैसे उसको ट्रीट करना है। आपको इंडिविजुअल प्लेयर को ऐसे ट्रीट करना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब मैं खेलता था उसमें ईच एंड एवरी प्लेयर इन द स्क्वाड, 20 का अगर स्क्वाड है तो 20 के 20 लड़कों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता था, ठीक है ना। वो जो तुम्हारा बात आ जाती है कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग होते हैं वो एक ही तरीके से जैसे भेड़ बकरियों को हाँकते हैं ना, वही चक्कर था। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को डिफरेंट ट्रीट करना पड़ता है क्योंकि हर एक बंदा एक डिफरेंट मेंटालिटी का है। तो आई थिंक दैट्स वाई जो कोचिंग कोर्सेज होते हैं या जो कोचिंग मीटिंग सेमिनार्स होते हैं और जो बड़े कोचेस गुजरे हैं वो आपको इस चीज़ का बताएंगे कि कोचिंग जो है वो 80% जो है वो प्लेयर मैनेजमेंट होती है और 20% स्किल होती है। बिल्कुल ठीक है। अब भी इसी कोचिंग मैनुअल से मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा। एक और पॉइंट पे बहुत डिबेट होती है पाकिस्तान में। फॉर एग्जांपल कई प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट रह जाते हैं, तो ये भी लोग बहुत डिबेट करते हैं कि आइदर के फिटनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दोनों की 50-50 वेटेज है। आपके सामने किस चीज की कितनी वेटेज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डे मैनेजमेंट या जो कोचिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो? देखो इसमें भी अगेन दो चीजें। देखो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है ना। आप विराट कोहली की एग्जांपल ले लो जो सुपर फिट है, ठीक है ना, जो खेलता है, परफॉर्म करता है, सब कुछ है। और हमारे पास एग्जांपल है समित की, समित पटेल अगर आप जानते हो, ठीक है ना, PSL भी खेला है, ठीक है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है ना। तो समित की एग्जांपल भी है, हु इज नॉट फिट, ठीक है, आप ओवरवेट, अगर आप देखो जैसे पता चलता है। लेकिन जहां गेम सिचुएशन की बात आती है, परफॉर्मेंस की बात आती है, तो समित की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी होती है, ठीक है ना। सो अगेन देयर आर टू थिंग्स, हाउ टू मैनेज ईच एंड इंडिविजुअल प्लेयर एज वेल। सम प्लेयर्स उनको आप पुश कर सकते हो, उनसे परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए उनका फिट होना जरूरी है, या वो उस चीज उसको मोटिवेशन करती है। सम प्लेयर जैसे समित की, या मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, आई वाज नेवर अ सुपर फिट काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, हमेशा चबी सा बंदा रहा, लेकिन इतना पता था कि आपको परफॉर्म कैसे करना है, अपने ग्राउंड में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है ना, आपको अपनी गेम का कैसे पता है, ठीक है। सो ईच प्लेयर इज डिफरेंट इन दैट। अच्छा, ECB क्या थोड़ी सी गुंजाइश देता है कि अगर आपकी कोई वेटेज में फर्क डालता है कि फॉर एग्जांपल अशर जैदी बहुत ही आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और फिटनेस की जो उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, उससे थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो जाता है तो उस बार वो आपको आपके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया या वेटेज एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टैलेंट? उन्होंने कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है? नहीं, देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पीछे कंपटीशन लगा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर आप बेन स्टोक्स हो और आपकी हालत है सही, तगड़े हो आप, ठीक है ना, लेकिन आप बेन स्टोक्स की क्लास वाले और कि आपके पीछे मुकाबला कोई नहीं, ऑलराउंडर कोई नहीं आपके मुकाबले का, तो यस आपको अलाउ कर देंगे। दे विल स्टिल फोर्स यू कि आप करो अपने आप को फिट, वरना अदरवाइज दे विल डू। लेकिन अगर आपके जैसे कुछ 4 प्लेयर पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, आपके पीछे कंपटीशन है, देन यू गॉट नो चांस, एब्सोल्युटली नो चांस। मैं ऑब्वियसली कोचिंग में आया हूँ, मैं भी यही कहता हूँ कि आपको फिटनेस पे ध्यान जरूर देना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितनी आप क्रिकेट आजकल खेल रहे हैं ना, आपका फिट होना जरूरी है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू गेट इंजर्ड। सही है। अच्छा, ये बताएं कि अगर इन फ्यूचर आपने कोचिंग के कैरियर का इंतखाब किया कि अगर आपको पाकिस्तान में किसी भी कैपेसिटी में, जैसे PSL भी हो रही है, तो अगर आपको कोचिंग की ऑफर हो तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे, या आप समझते हैं कि नहीं, मेरा कोचिंग का जो कैरियर है मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लैंड में ही आगे कंटिन्यू करूंगा? नहीं, 100% यार। I have been in touch with Islamabad United recently as well, last year से रेहान काफी अच्छा, ठीक है ना, काफी अच्छा फ्रेंड है, उसके साथ मेरी काफी अच्छी है, और so we have been planning something in the future as well, तो इंशाल्लाह अब देखेंगे अगर कोई होगा। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मैं दोबारा PSL में किसी भी फ्रेंचाइज से, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड से ज़रूर आऊँ, बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि इट्स फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो
इस्लामाबाद यूनाइटेड से पूछेंगे कैसा रहा था आपका एक्सपीरियंस? पहले एडिशन में आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा भी थे और उससे एक साल पहले आप बीपीएल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए थे, तो ये दोनों एक्सपीरियंसेस जरा आपने शेयर कीजिए। काफी अच्छा था एक्सपीरियंस। बीपीएल वाज अ बिग टर्न अराउंड फॉर मी बिकॉज एट दैट टाइम मैं काउंटी से रिलीज हो गया था, कोई और ऑफर नहीं थी काउंटी से, सो आई वाज लाइक दैट्स इट, अभी दोबारा आप क्लब क्रिकेट जो भी आपने करना है वो कर सकते हो। इट वाज अ लास्ट मिनट कॉल अप फ्रॉम बांग्लादेश और गया हूं और थिंग्स टर्न अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, फॉर गुड। उसके बाद से फौरन ही फिर क्या कहते हैं पीएसएल के लिए पिक हो गया। पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत भी गए। एसेक्स ने फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया, 3 साल वहाँ पे खेला हूँ। इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया, तो वो फिर चीज़ें चेंज होती रही। सो एज आई सेड कि जब आपकी फॉर्म लगी होती है, मैं यंगस्टर्स को यही बात बोलूँगा कि जब आपकी फॉर्म लगी होती है, जब आप इन फॉर्म हो, मेक श्योर यू कैश इन, उसको कैपिटलाइज करो, डोंट वेस्ट द अपॉर्चुनिटी। बिकॉज जब आपके ऊपर बैड फॉर्म आती है, फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप उससे नहीं निकल सकते। इट्स वेरी वेरी हार्ड। जब आपकी फॉर्म लगी हो तो मेक श्योर कि आप सारी चीजें करते रहो। बिल्कुल ठीक है। अब हम थोड़ा सा और इश्यूज पे आते हैं। पाकिस्तान में पावर हिटिंग का बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। हम सुनते थे कि ये लेट 90s में बड़े अच्छे अच्छे स्ट्राइकर भी होते थे और बड़ी अच्छी लंबी हिट लगाने वाले प्लेयर भी होते थे, लेकिन जब से शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के क्रिकेट से गए, तो पाकिस्तान को कोई काबिल एतमाद पावर हिटर नहीं मिल रहा है। हम डोमेस्टिक में भी देखते हैं तो आंखें बंद करके किसी ऐसे प्लेयर का नाम नहीं ले सकते हम कहें कि इसमें कोई बहुत बड़ी एबिलिटी है। क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इंग्लैंड का सिस्टम इतने आउटस्टैंडिंग पावर हिटर प्रोड्यूस करता है, या और पाकिस्तान जो है, जो कि मशहूर था इस तरह के कामों के लिए माजी में, उसमें बिल्कुल खत्म हो गई है ये चीज? यार ये सरप्राइजिंगली मेरे लिए भी बड़ी सरप्राइजिंग बात है ये कि पाकिस्तान ने अभी तक पिछले 3-4 साल में अभी तक कोई भी पावर हिटर जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं किया। आई एम रियली सरप्राइज। देखो आपने बेस्ट कोचेस हायर किए हैं, आपने बेस्ट फैसिलिटीज आपके पास हैं, पीएसएल आप करा रहे हो, ठीक है ना, तो ये चीज नहीं है कि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है या आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, बट देयर समथिंग मिसिंग जो हम नहीं कर रहे। या तो हम एवरीथिंग ट्रेडिशनली चल रहे हैं कि बस आपने ऐसे हिट करनी है, आपने ऐसे हिट करनी है, आपने छक्के ही मारने हैं, जो भी। आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम आपको जो है ना सोचना पड़ता है। अभी एग्जांपल मैं इस चीज़ की देता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी से हमारे इंग्लैंड में आप देख लो कि एक 12 से 13 साल के बच्चे को आप ऑप्शन आजकल दी जा रही है कोचिंग में कि आपने क्या चूज करना है, रेड बॉल खेलना या वाइट बॉल खेलना। एक 12 साल का बच्चा, ताकि वो चूज कर सके कि उसने काउंटी क्रिकेट में 4 डे के लिए खेलना है या उसने T20 या 1 डे खेलना है। वो 12 साल। बात को यहीं पे कट कर रहा हूँ, सॉरी टू कट यू, मैं यहीं से आप एक मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में याद आया। मोहम्मद आमिर को और वहाब रियाज को स्पेशली बहुत क्रिटिसाइज किया गया, स्पेशली चले मैं आमिर का केस ले लेता हूँ। उनको ये कहा गया कि आप तो 27-28 साल के थे, आपने क्यों रिटायरमेंट ले ली, और बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चूंकि हम इस खेल को ज्यादा इमोशनली लेते हैं, जैसे आपने पहले भी बताया कि पैशन इस गेम का। और आमिर ने कहा था कि जी मैं समझता हूँ मेरी बॉडी जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट को अपनी क्रिकेट पर लंबा करना चाह रहा हूँ। तो आप समझते नहीं है कि ये प्लेयर के अपना भी डिसीजन होना चाहिए अपनी बॉडी को देख के कि यार, जैसे अब आप इंग्लैंड में बता रहे हैं, इवन 12-13 साल अभी बच्चे ने करियर प्रॉपर शुरू भी नहीं किया, तब भी उसको चॉइस दे रहे हैं कि यहाँ इस इमोशन से ज्यादा टेक्निकली चीजों को देखना चाहिए। 100% यार, एंड ऑफ द डे ये आपका कैरियर है, किसी और का कैरियर नहीं है, ठीक है ना। या इट्स अ प्रिविलेज टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, ठीक है ना। अपनी मुल्क से को रिप्रेजेंट करने से बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, ठीक है ना। बट समटाइम्स आपको इट्स जस्ट लाइक फुटबॉल यार, ठीक है ना। अभी फुटबॉल में लोग कंट्री को नहीं प्रेफरेंस करते और क्लब्स के लिए, यूनाइटेड सिटी के लिए खेल रहे होते, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे उनको, ठीक है ना। अगेन प्लेयर की अपनी प्रेफरेंस होती है, ठीक है ना। प्रिविलेज होता है, प्राउड होता है बंदा ज़ाहिर अपने मुल्क को खेलने का। आमिर ने मना तो नहीं किया, आमिर खेल तो रहा है ना, स्टिल खेल रहा है ना वाइट बॉल के लिए, तो उसने कहा है कि मैं अवेलेबल हूँ। तो अगेन ही नोज हिज बॉडी, ही नोज हिज लिमिट, ही नोज हिज गेम नाउ, ठीक है ना। उसको अपनी गेम का पता चल गया कि मैंने किस फॉर्मेट में मैं ज्यादा इफेक्टिव हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड, क्योंकि आमिर एस्टिक्स में हमारे साथ खेला था, उसके साथ काफी बात हुई थी, उस टाइम भी उसने डिस्कस की थी ये चीज, उसका प्लान है इन फ्यूचर। आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, देयर इज नो हार्म। बिल्कुल ठीक है। और बस एक इस पहले सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जो हम अपने हर गेस्ट से पूछते हैं कि हर डेफिनेटली क्रिकेटर होता है तो उसकी जिंदगी में कोई ना कोई क्रिकेट के दिनों में कोई ना कोई फनी इंसिडेंट हुआ होता है। पाकिस्तान में तो बहुत ही होते हैं, तो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हम चाहेंगे कि आप अपनी क्रिकेटिंग डेज से कुछ शेयर करना चाहें? काफी है यार, कौन सा मेरा अपना पर्सनल करके कर देता हूँ, किसी और पे क्रिटिसाइज नहीं करता। मेरा पहला टूर था पाकिस्तान अंडर 19 का, श्रीलंका वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। उससे पहले कभी मैंने बाहर ट्रैवल नहीं किया था क्योंकि
कभी चांस ही नहीं मिला था। तो मुझे नहीं पता था कि पासपोर्ट क्या चीज़ होती है और बोर्डिंग कार्ड क्या चीज़ होती है। तो घर फ़ोन कर रहा था एयरपोर्ट से कि जा रहे हैं और ये फ़्लाइट में, तो हमायूं फरहत और ये लोग जो थे, इमरान नज़ीर वगैरह, इन्होंने प्लानिंग की, इन्हें पता था मैं फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने मेरा बोर्डिंग कार्ड जो था ना और पासपोर्ट दोनों छुपा लिया और मैनेजर को बता दिया कि ना ये अरेंज करने लगे। अब फ्लाइट बोर्ड हो रही है और मैं ना वो ढूंढने में लगा हूँ, मुझे क्या, और मेरे हिसाब से वो कोई नॉर्मल सी चीज़ है। देन उन लोगों ने एकदम से प्रेशर, नहीं विदाउट पासपोर्ट बोर्डिंग कार्ड तुम तो जा ही नहीं सकते, तो तुम्हारी तो ये फ्लाइट भी मिस हो जाएगी और तुम्हारी रिप्लेसमेंट भी आ जाएगी। और मैं तो उधर एयरपोर्ट पे बैठ के रोने लग गया, पाकिस्तान का ब्लेजर पहने और मैं रोई जा रहा हूँ, ओहो ये क्या हो गया। तो इट वाज क्वाइट फनी। बाद में उन लोगों ने सॉर्ट आउट कर दिया था, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। राइट, बहुत ही मजेदार। इस तरह अक्सर होता है और मैं अक्सर अभी सोचता भी हूँ कि क्रिकेटर्स के नाम भी बड़े फनी होते हैं। वो पुराने प्लेयरों के नाम, अशरफ अंडा, फलाना तीखा, इस तरह के नाम भी बड़े फनी। इस तरह के क्रिकेट आपको पता है, आप तो अब मुझे समझ नहीं आती कि किस बेस पे नाम रखे जाते हैं फनी। बस किसी की कोई स्पेशलिटी हो जाती है तो उस वजह से उसका नाम पड़ जाता है। राइट। और आपसे बस इस राउंड के एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में अचानक से आ गया, क्या समझते हैं कुछ ऐसे प्लेयर थे, इस्लामाबाद का रीजन ऐसा था कि इसके प्लेयर थोड़े से इतने ज्यादा उनको एक्सपोजर नहीं होता था एज कम्पेयर टू लाहौर या कराची। बिलाल असद जैसा प्लेयर या ऐसे कुछ और प्लेयर समझते हैं कि बड़े अनफॉर्चुनेट रहे कि बहुत ही टॉप लेवल के प्लेयर थे, उस तरह से वो आगे नहीं जा सके, वट एवर द रीजन इज। बिल्कुल, आई थिंक ये वाकई एक बात है कि इस्लामाबाद में बिलाल असद जैसे प्लेयर जो उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया था, तो ही शुड हैव हैड मोर अपॉर्चुनिटी अगेन। उनके साथ वाकई में इस हिसाब से अनफॉर्चुनेट रहे वो कि जितने चांसेस बाहर बाकियों को मिले। ही वाज अ जेन्युइन ऑलराउंडर आई वुड से। अभी तो वो तो माशाल्लाह मलेशिया सिंगापुर के हेड कोच थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब हम हांगकांग से गए हुए थे कोचिंग में। तो I feel for him. He should have played for Pakistan. राइट, बिल्कुल सही है। सो अब हमारा जो एक सेगमेंट है जिसमें हम तेज सवाल तेज जवाब लेते हैं, रैपिड फायर, उसकी तरफ मूव करेंगे। क्विक क्वेश्चन एंड क्विक आंसर। सो व्यूअर्स, टाइम टू गो टू आवर सेगमेंट रैपिड फायर। पहला क्वेश्चन आपसे रैपिड फायर में, टेबल क्रिकेट इस्लामाबाद में G8 की गलियों में या फिर इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट? G8, राइट। इस्लामाबाद के किसी भी ढाबे पे चिकन कढ़ाई या फिर इंग्लैंड में किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट का स्टेक? चिकन कढ़ाई ऑलवेज। अशर जैदी क्या चूज करेगा, रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट? व्हाइट बॉल ऑलवेज। पिकनिक विद फैमिली इन नारायण कागान और पिकनिक इन स्कॉटलैंड? विद फैमिली एनीवेयर, कहीं पे भी फैमिली के साथ। आपका फेवरेट रोल मॉडल क्रिकेट में? सईद अनवर। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई ऐसा लेसर नॉन फैक्ट जो आपके बारे में लोगों को नहीं पता? I don't know. मेरी खुली किताब है यार, गूगल पे सर्च करो, एवरीथिंग इज देयर। राइट, बिल्कुल सही है। अब ये बताएं कि टफेस्ट बॉलर जो आपने फेस किया हो डोमेस्टिक क्रिकेट? अब्दुल रऊफ। इस्लामाबाद या लंदन? इस्लामाबाद यार, ऑलवेज। राइट। आपका फेवरेट सिंगर? आतिफ। शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक? दोनों नहीं। अपने फोन में कौन सी ऐप आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं? फेसबुक। अपनी लाइफ में क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा बॉलर था कि आप शुक्र करते हैं कि वो उसको मैंने फेस नहीं किया है? शुएब अख्तर। सो 90s की बात करते हैं, आप भी लेफ्ट हैंडर थे और लेफ्ट हैंडर्स काफी इंप्रेस रहते हैं, तो सईद अनवर या सजद जसूरिया? सईद अनवर ऑलवेज। सईद अनवर, बिल्कुल सही है। सो जनाब, ये था हमारा रैपिड फायर, और अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें कुछ फैंस ने क्वेश्चन ढूंढ के रखे हुए हैं जो अशर जैदी साहब से करना चाहते हैं, तो उसकी तरफ हम मूव करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है जानी का, वो अशर जैदी साहब से करना चाह रहे हैं कि टफेस्ट स्पिनर कौन सा खेला आपने पाकिस्तान? टफेस्ट स्पिनर सईद अजमल। सईद अजमल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहम्मद एजाज पूछ रहे हैं कि आप यंगस्टर के साथ तपती धूप में प्रैक्टिस करते थे, जैसे हमने भी सुन रखा था कि आप सीआरए में अकेले ही विकेट बनाना और इस तरह की चीजें, तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? नहीं, मैंने जैसे बताया ये अर्ली डेज में यही चीज़ें थी कि हमारे घर से ग्राउंड तकरीबन हाफ एन आवर की वॉक थी, तो अपना बैग उठा के, किट बैग उठा के, आई डोंट नो 15-20 किलो का बैग होता था, तो 1-1:30 बजे जैसे स्कूल कॉलेज फिनिश होता था वहाँ से निकल के तो आना, विकेट रोल करना, झाड़ू लगाना और मतलब प्रैक्टिस करना, ताकि सीनियर्स के आने से पहले ही जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे की अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद जब वो आते थे तो फिर अलग नेट होता था, क्योंकि हमें पता होता था कि उस टाइम हो सकता है इतना चांस ना मिले, तो अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस, अजहर भाई काफ़ी प्रैक्टिस करते थे, अजहर महमूद, तो वो हमें बुलवा लिया करते थे कि जी मैं वो, क्योंकि उस टाइम नेशनल टीम में खेल रहे थे, तो हम 2-3 स्पिनर जो इस्लामाबाद से खेल रहे थे, हमें वो दोपहर में बुला लेते थे 1-1:30 बजे कि मुझे आके बॉलिंग कराओ, तो हम लोग 1 बजे से लेके 3 बजे तक, जब तक हमारा प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता था, बॉलिंग करा रहे हैं, वो हिट मार रहे हैं, जाके हम ही बॉल लेकर आ रहे हैं, कि और तो कोई होता नहीं था, तो टफ टाइम था यार। बिल्कुल सही है। तो अवैस खटक पूछते हैं आपसे कि आप ये बताएं कि बहुत बात होती है अक्सर प्लेयर्स के हवाले से कि इस प्लेयर को पाकिस्तान से खेल जाना चाहिए था, इस प्लेयर को नहीं खेल जाना चाहिए था। अपने प्लेइंग डेज में ओवरऑल कोई ऐसा क्रिकेटर आप समझते हैं, 1 या 2, के इनमें इतनी सलाहियत थी कि इनको पाकिस्तान से खेल जाना चाहिए था? 1-2 मुझे तो यार याद है, दे मस्ट बी एटलीस्ट 20 के करीब क्रिकेटर होंगे जो मैं बता सकता हूं जो शुड हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान। चलो कोई मेन बता दें आप। आमिर बशीर, अल्लाह जन्नत नसीब करे को, ही वाज अनबिलीवेबल टैलेंट। अगर नेशनल टीम के अलावा किसी प्लेयर की आप मुझसे बात करते हैं तो आई वुड से ही इज the best player I've ever played and the best human person as well, ठीक है ना यार, उस बंदे unbelievable class player। शहजाद मलिक from Sialkot, another person, outstanding record, ठीक है, performing जितना मर्जी, ताहिर मुगल, you know, I can name these guys who should have played for Pakistan for so many years, unfortunate जो भी हुआ, but these guys should have played for Pakistan यार। बहुत examples हैं, बहुत ज़्यादा examples हैं। बाबर नईम is one, ठीक है, who should have played for Pakistan, बहुत ज़्यादा examples हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था पिछले दिनों क्रिकेइन्फो ने शेयर किया कि वो प्लेयर जिन्होंने 1000+ रन किए किसी भी कायम ट्रॉफी के सीजन में, उसमें सिर्फ 2 प्लेयर ही पाकिस्तान से नहीं खेल पाए। एक का नाम मैं भूल गया, एक थे सईद अनवर जूनियर, वो भी ऑलमोस्ट आपके पास के किसी बैच के थे। हाँ, बिल्कुल, जो कि वो पाकिस्तान से नहीं खेल पाए हैं। बहुत ज्यादा सईद अनवर जूनियर का भी रिकॉर्ड इज अनबिलीवेबल रिकॉर्ड, यू नो। आप मैं बता रहा हूँ कि आप एग्जांपल, जाफर नजीर इज अनदर एग्जांपल, फास्ट बॉलर होता था केआरएल के और सियालकोट के, ही अनबिलीवेबल क्लास। कैसर अब्बास, ही शुड हैव प्लेड मोर, ठीक है ना। बाबर नईम, बिलाल असद, यार बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल ठीक है। सो अशर, आपके साथ इस एपिसोड का बहुत ही मजा आया और हमें बहुत कुछ जानने को मौका मिला, क्योंकि हम तो पर्सनली तौर पर आपको जानते हैं, हमने तो बचपन में आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा, लेकिन अगेन व्यूअर्स के लिए, कई बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था आपकी लाइफ स्टोरी, और इंग्लैंड में किस तरह आपका टाइम गुजर रहा है, कि आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, क्या स्टेजेस थे। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। थैंक यू यार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखो, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह आपसे पर्सनली भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी एपिसोड लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब, जिसमें गेस्ट थे अशर जैदी? अच्छी लगी आपको? अरे भाई, अच्छी लगी है तो फिर हमारे प्लेटफॉर्म को देखते रहना आपने।